अब अपन बात करने वाले हैं अपनी क्लास के बारे में। नेक्स्ट क्लास अपने पहली वाली क्लास के अंदर अपने बात किया था और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, मैं जैसे हॉर्टिकल्चर आपको पढ़ा रहा हूं, तो वो जो चीजें होती है जैसे कि अपन कोई चीज को रट लेते हैं और उसके एग्जाम्पल को रट लेते हैं, ये पुराने जमाने का तरीका है रटने का, एग्जाम फाइट करने का। अब नए क्वेश्चन आपके साथ लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, मैं जो आपको सारी चीज कॉन्सेप्टली कराने वाला हूं, हर चीज को डायग्राम के बेस पे आपको समझाने वाला हूं। और कोई भी टीचर आपको इसी तरीके से नहीं पढ़ाएगा कि डायग्राम बताएं फिर उसको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करें, प्रैक्टिकल नॉलेज की तरह उसको एक्सप्लेन करें और फिर उसका एग्जांपल बताएं और फिर ये बताएं आपको कि ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके क्लियर होती जाएगी। अब अपन अगला देखो, पोमोलॉजी पढ़ने से पहले अपन को फ्रूट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यानी कि आप मैंगो पढ़ोगे, आप बनाना पढ़ोगे, आप पपीता पढ़ोगे, निश्चित रूप से पढ़ोगे, टॉपिक पे जाओगे, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि फलों का क्षेत्रफल ज्यादा किसका है, राजा किसको कहते हैं, रानी किसको कहते हैं, फल क्या होता है, फल कहां से डेवलप होता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन कौन सी होती है, फलों का कौन सा भाग खाया जाता है। यानी कि ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि फलों का खाने योग्य भाग, फलों का खाने योग्य भाग, और फलों का खाने योग्य भाग हमारे से बहुत जबरदस्त मिस्टेक हो जाती है। यहां पर बहुत गलतियां कर बैठते हैं अपन, मिस्टेक कर बैठते हैं और इसमें अपना कॉन्सेप्ट लागू होता है, इसमें कॉन्सेप्ट चलता है, वो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा और आप डायरेक्ट अंदाजा लगा के उसको टिक करके आ जाते हो ऑप्शन को और आपका गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। देखो यहां पे एक सिस्टमेटिक डायग्राम अपन बना लेते हैं, सिस्टमेटिक डायग्राम इस तरीके से बना लेते हैं। देखो फर्स्ट ऊपर वाली लेयर बना लेते हैं, ये इसको आपको समझना है एक फल बना रहा हूं मैं, आपको क्या समझना है, एक मुख्य रूप से फल बना रहा हूं। उसके बाद में सेकंड लेयर अपन ने बना ली, सेकंड लेयर में अपन देखते हैं, सेकंड लेयर बना लेते हैं यहां पे इस तरीके से, और ये जो सेकंड लेयर हो गई, और इसी तरीके से अपन थर्ड लेयर बना लेते हैं और थर्ड लेयर भी आपको इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैंने थर्ड लेयर बना दी। अब इसको एक आपको इमेज करना है, आपको ये दिमाग में एक बात ध्यान से रखना है कि ये एक फल है, कोई सा भी फल मान लीजिए, दिमाग में कोई सा भी फल, कि सर एक फल बता रहे हैं हमें, एक पर्टिकुलर एक फल है। अब इसमें मुख्य रूप से 3 लेयर हैं, आपको क्या समझना है, 3 लेयर। बाहरी लेयर जो होती है, बाहर वाली लेयर जो होती है आपको ब्लू लाइन से दिखाई दे रहे हैं, ब्लू लाइन, और ब्लू लाइन से मैं आपको लिखकर बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ब्लू लाइन जो है अपन देखें, ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये बाहर वाला भाग है, फल का जो बाहरी बाहर भाग होता है उसे कहते हैं एक्सोकार्प, या उसको अपन कहते हैं एक्सोकार्प या पेरी, यानी कि इसको क्या कहते हैं, एक्सोकार्प, एक्सोकार्प बोलते हैं इसको, ध्यान में रखना, इसको क्या बोला जाता है, एक्सोकार्प। और उसके अंदर वाले भाग को, इसके जो रेड वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस रेड वाले भाग को अपन बोलते हैं मीजोकार्प। उसको क्या बोलते हैं, मीजोकार्प। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। और एक अंदर वाला भाग जो आपको ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है, अंदर वाला भाग, ये ब्लैक कलर वाला, इसको कहते हैं एंडोकार्प। अब समझना मेरी बात, एंडोकार्प बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, एंडोकार्प बोलते हैं। जब हम एक्सोकार्प और मीजोकार्प को एक साथ खाते हैं तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं, कभी कई किताबों में लिखा सर एंडोकार्प को भी साथ ही खा जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से देखें तो एक्सोकार्प और मीजोकार्प, आप कहो तो एंडो, जैसे एंडोकार्प नहीं होता लेकिन फिर भी आप मान लो तो एंडोकार्प भी कई किताबों में लिखा है। तो मुख्य रूप से एक्सोकार्प और मीजोकार्प को एक साथ खाते हैं तो उसे पेरिकार्प बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, पेरिकार्प। ठीक है, अब सर ये समझ में आ गया। अब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि देखो आम खाते हैं अपन, आम मैंगो मेंजिफेरा इंडिका, खाओ उसको, ऊपर वाला जो छिलका है यानी कि एक्सोकार्प वाले छिलके को, इस एक्सोकार्प वाले छिलके को अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं, खाने में क्या कर देते हैं, हटा देंगे, यहां से हटा देंगे एक्सोकार्प वाले पार्ट को। और इस एक्सोकार्प वाले पार्ट को हटा के इसके बीच वाले पार्ट जो होता है, मैंगो का बीच वाला पार्ट जो होता है, जिसमें गुद्दा होता है, जिसमें जो गुद्दा होता है बीच वाला में येलो येलो कलर का गुद्दा होता है, उस गुद्दे को अपन खाते हैं। और बीच के अंदर की तरफ एक गुठली पाई जाती है जिसको एंडोकार्प कहते हैं। इस तरीके से एक गुठली पाई जाती है, स्टोन लाइक संरचना पाई जाती है, स्टोन लाइक।
उस गूटी को भी हटा देते हैं, यानी कि उसका खाने योग्य जो भाग हुआ मैंगो का वो कौन सा हो गया, मीजोकार्प हो गया। कौन सा हो गया, अर्थात मीजोकार्प को क्या कहते हैं, मध्य फल बीथी। उसे क्या कहते हैं, मध्य फल बीथी। उसे क्या कहते हैं, मध्य फल बीथी कहते हैं। तो निश्चित रूप से आपको कॉन्सेप्टली क्या क्लियर करना है, आपको क्लियर यह करना है कि हमें एक्सोकार्प और अपन को मीजोकार्प दोनों को साथ कहेंगे तो पेरिकार्प कहते हैं। अब सर पेरिकार्प का भी बताओ, आपने मीजोकार्प का उदाहरण बता दिया, आपने मीजोकार्प का उदाहरण बता दिया आम। एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा मैं बात करूं तो दूसरा अपन देखें एक्सोकार्प के बारे में अपन बात करें, या एक्सोकार्प और मीजोकार्प दोनों को बात करें। भी खा जाते हैं, ऊपर वाली परत भी खा लेते हैं, ऊपर वाली परत भी, और मीजोकार्प में अंदर वाली परत भी खा जाते हैं मीजोकार्प, लेकिन स्टोन लाइक संरचना होती है एंडोकार्प, उसको नहीं खाते हैं। केवल एक्सोकार्प और मीजोकार्प दोनों को एक साथ खा जाते हैं, और बेर में जो खाने योग्य भाग दोनों को जब एक साथ खाते हैं तो ऐसी कंडीशन को पेरिकार्प कहते हैं। और बेर में अपन क्या खाते हैं, पेरिकार्प खाते हैं। क्या खाते हैं, पेरिकार्प। चलो ठीक है सर, आपने पेरिकार्प समझा दिया, सर एंडोकार्प समझाओ। एंडोकार्प का को तो एक उदाहरण दीजिए। जैसे एंडोकार्प आपने देखा होगा, नारियल, नारियल के बारे में अपन बात करें तो नारियल एक ऐसी चीज है, अपन बात करें तो नारियल जो होता है उसका अंदर वाला जो पार्ट होता है एंडो, अंदर ही अंदर स्टोन लाइक के अंदर जो संरचना होती है एंडोकार्प को कहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया ये किसका हो गया, एंडोकार्प। लेकिन कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके सीड्स को अपन खाते हैं, जिनके सीड में रस बता होता है, सीड टेस्टा को खाते हैं, वो अपवाद के रूप में अपन अलग से अपन को स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। लेकिन ये चीजें आपको कंसेप्टली क्लियर होनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए। अब इसमें अपन क्या करें, इसमें देखो, अब यदि केवल और केवल एक्सोकार्प को खाना है, आपको केवल और केवल क्या करना है, एक्सोकार्प को खाना है, तो ऐसी कंडीशन केवल और केवल बाहरी भित्ति को खाना है। आपको क्या खाना है, एक केवल और केवल एक आपको बाहरी भित्ति को खाना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में देखो एक अपन बात करें कि केवल और केवल एक्सोकार्पिक जूसी हेयर, एक्सोकार्पिक जूसी हेयर, यानी कि एक्सोकार्पिक जूसी हेयर। और जूसी हेयर का मतलब उसमें हेयर लाइक संरचना होगी। तो आपने नींबू देखा होगा, नींबू देखा होगा, उसके अंदर अंदर वाला बाहर वाला पार्ट, यानी कि बीती के बाहर वाला पार्ट जो होता है उसे एक्सोकार्प कहते हैं। और उसमें ऐसे जूसी हेयर लगे होते हैं, उसमें रस भरा होता है, और उस रस को अपन क्या कहते हैं, खाने योग्य भाग होता है। वो कौन सा होता है, खाने योग्य भाग होता है। तो ये जो फलों का खाने योग्य जो पॉइंट आउट अपन ने लिया है, पॉइंट लिया है, उसमें ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। लगभग आपके 60% फल का जो खाने योग्य भाग है वो कॉन्सेप्टली क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के बेस पर आपका क्लियर हो जाएगा कि जैसे बेर के अंदर अपन बाहर वाला मीजोकार्प एक्सोकार्प खाते हैं तो बेर का खाने, खजूर है, अब खजूर के अंदर, डेट पान के अंदर अपन एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प यानी कि तीनों को खा जाते हैं। तो खजूर में भी खाने योग्य भाग कौन सा हो गया, पेरिकार्प। तीनों थोड़ी लिखेंगे, उसमें खाने योग्य भाग कौन सा हो गया, पेरिकार्प हो गया। आम, पपीता के अंदर देखो, पपीता के अंदर अपन बात करें, एक उदाहरण और ले लेते हैं मीजोकार्प का, और एक उदाहरण और ले लेते हैं पपीता। और पपीता के अंदर अपन बात करें तो पपीता के अंदर इस तरीके से अपन देखें तो पपीता के अंदर भी मैं देखो, ऊपर वाला भाग नहीं खाते हैं, अंदर वाला सीड वाले भाग को रहने देते हैं, केवल और केवल मीजोकार्प खाते हैं। कौन सा खाते हैं, केवल और केवल मीजोकार्प खाते हैं पपीता में। इसी प्रकार अपन बात कर रहे हैं जैसे कि एंडोस्पर्म या एंडोकार्प किसमें खाते हैं, वो खाते हैं नारियल के अंदर। सर कस्टर्ड एप्पल है, शरीफा है, उसमें भी अपन क्या खाते हैं, पेरिकार्प खाते हैं। सर जूसी हेयर, एक्सोकार्पिक जूसी हेयर जो होते हैं, या एक्सोकार्पिक एंडोकार्पिक जो होते हैं, सॉरी एक्सोकार्पिक नहीं, एंडोकार्पिक जो जूसी हेयर होता है, एंडोकार्पिक अंदर वाला, वो जूसी हेयर लाइक संरचना होती है, वो नींबू, संतरा और मौसमी में खाने योग्य भाग होता है। दिमाग लगाने की बात है, एंडोकार्पिक जूसी हेयर आ गया, यानी कि जूस वाले बाल जैसी संरचना, वो नींबू वर्गीय फल, संतरा, मौसमी इनमें खाते हैं। एरियल टाइप का जो होता है, एरियल अलग ही टाइप का होता है अपवाद के रूप में, एरियल टाइप का ऊपर ऊपर का पार्ट केवल एरियल टाइप का इस तरीके से, और एरियल टाइप का जो खाने योग्य भाग होता है वो लीची के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, लीची के अंदर होता है।
तो ऐसी जो कंडीशन है आपको पता होनी चाहिए, ये सारे खाने योग्य भाग आपको पता होना चाहिए। तो मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक डायग्राम के माध्यम से, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, और आई होप का आपको अच्छे से समझ में आ गया। और निश्चित रूप से आपका एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होने के चांस जो होते हैं, चांस होते हैं गलत होने के, वो 0 होते हैं, 0/0 होते हैं, यानी कि 0% आपके गलत होने के चांस होते हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है वो कॉन्सेप्टली पढ़ाई की है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो आप यदि रटोगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और आपने उदाहरण भी रट लिए तो आपके गलत होने के चांस बहुत कम बन जाते हैं। इसलिए हर टॉपिक को, हर अपन बात करने वाली चीजें हैं, उनको अपन को कॉन्सेप्टली आपको पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करने वाला है, और नेक्स्ट बात अपन बात करेंगे एक सारणी के माध्यम से। सारे फ्रूट्स में आपको बता देता हूं कि किस भागों को कौन सा, ये कॉन्सेप्ट मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया है। तो कुछ चीजें और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और वो जो चीजें हैं वो चीजें अपन बात करने वाले हैं। अब देखो, अपन बात करने वाले हैं फलों के खाने योग्य भाग में। पहला भाग अपन बात करें, मैंने कॉन्सेप्ट बताया सर, पेरिकार्प किसमें खाते हैं, पेरिकार्प। उसके उदाहरण बताओ। पेरिकार्प को मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। और पेरिकार्प का एग्जाम्पल में बात करूं तो पेरिकार्प का आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। पेरिकार्प खाते हैं अपन, ध्यान रखना। पेरिकार्प एक तो बेर के अंदर, खजूर के अंदर, ध्यान रखना। बेर, खजूर और कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल का ध्यान रखना है आपको कि कस्टर्ड एप्पल जो है, कस्टर्ड एप्पल जो है कस्टर्ड एप्पल, और ये जो कस्टर्ड एप्पल है, एक पेरिकार्प खाने योग्य भाग कौन सा, बेर, खजूर और कस्टर्ड एप्पल। दूसरा जो भाग होता है उसमें, दूसरे भाग में आपको पता होना चाहिए दूसरा भाग कौन सा है। दूसरा आपको यह पता होना चाहिए, मैंने क्या बताया था, मीजोकार्प बताया था। अभी कॉन्सेप्ट के अंदर डायग्राम में क्या बताया था, मीजोकार्प बताया था। और मीजोकार्प का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है, मीजोकार्प का। ध्यान रखना, मीजोकार्प। मैंगो हो गया, कौन सा हो गया, मैंगो। पपाया हो गया, जिसको अपन बोलते हैं पपीता। और दूसरे तीसरे नंबर पर अपन बात करें तो सपोटा, चीकू। इसमें मीजोकार्प खाते हैं। मीजोकार्प का मतलब होता है, ये देखो डायग्राम बना के बता देता हूं, बीच वाला भाग, ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं, मीजोकार्प। उसके बाद में तीसरे नंबर का अपन बात करें तो तीसरे नंबर पर अपन देखें तो तीसरे नंबर पर देखने की कोशिश करेंगे, और वो देखने की कोशिश करेंगे थर्ड नंबर पर, और वो जो है वो है एंडोकार्प। और एंडोकार्प किसमें खाते हैं, मैंने अभी एक उदाहरण बताया था आपको एंडोकार्प। और एंडोकार्प किसमें खाते हैं, नारियल में। उसके बाद में फोर्थ नंबर पर अपन देखें तो उसके बाद में अपन देखें एंडोकार्पिक जूसी हेयर। मैंने अभी बताया था आपको, एंडोकार्पिक जूसी हेयर। एंडोकार्पिक जूसी हेयर जो है वो खाने योग्य भाग अपन बात करें तो नींबू, संतरा और मौसमी। नींबू, संतरा और मौसमी। नींबू, संतरा और मौसमी। उसके बाद में अपन बात करें तो यहां पे एक और लिख देते हैं 5 नंबर पर, रसदार टेस्टा। रसदार टेस्टा सर क्या, टेस्टा का मतलब होता है बीज, यानी कि ऐसे बीज और उसमें रस भरा हुआ हो, ऐसे बीज और उसमें रस भरा हो। फल पता है, अनार। अनार के अंदर जो होता है एंडोकार्पिक भाग होता है, उसमें बीज होते हैं, बीज के अंदर रस भरा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं रसदार टेस्टा खाते हैं। रसदार टेस्टा मतलब रसदार बीज, रस से युक्त बीज। रसदार टेस्टा का मतलब होता है रसदार बीज। और याद रखना, रसदार टेस्टा किसमें खाते हैं, अनार के अंदर। आपको पता होना चाहिए किसमें लेते हैं, अनार के अंदर। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक रफली मैंने आपको बता दिया, 5 आपको बता दिया, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, एंडोकार्पिक जूसी हेयर, रसदार टेस्टा, ये मैंने आपको बता दिए एग्जाम्पल। एक और आपको पता होना चाहिए, वो कौन सा पता होना, एरिल टाइप का। कौन सा टाइप का, एरिल टाइप का।
और एरियल टाइप जो होता है, एरियल टाइप जो होता है, एयर टाइप में मतलब एयर लाइनदार संरचना होती है, वो होती है आपको लीची देखी होगी, लीची के अंदर। और लीची में एरियल टाइप का होता है, एरियल खाते हैं अपन, क्या खाते हैं, खाने योग्य भाग क्या होता है, एरियल। और इसके बाद में अपन बात करें आगे, आगे अपन बात करें और भी इंपॉर्टेंट है थैलेमस, पुष्पासन वाला भाग किसमें खाते हैं, पुष्पासन वाले भाग कौन सा डेवलप होता है, अपन बात करें तो पुष्पासन वाले भाग के बारे में अपन बात करें तो पुष्पासन वाला भाग, पुष्पासन, और पुष्पासन वाले भाग में, पुष्पासन वाला भाग किसमें खाते हैं, सेव, यानी कि अपन बात करें किसके अंदर, पुष्पासन वाला भाग जो खाते हैं वो किसमें खाते हैं, वो खाते हैं अपन सेव। और किसमें खाते हैं पुष्पासन वाला भाग, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आपका, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी। अब देखो इसमें क्या करना है, पुष्पासन वाला भाग मैंने अभी बताया था सत्य फल और असत्य फल। असत्य फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण ओवरी से न होकर पुष्प के किसी भी भाग से हो, उसे असत्य फल बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, असत्य फल बोला जाता है। और यानी कि पुष्पासन वाले भाग से, यानी कि उनका खाने योग्य भाग भी पुष्पासन वाले भाग ही है, और उसका एग्जाम्पल सेम, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में ब्रैकेट्स जो होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं, और ब्रैकेट्स के साथ अपन बीज खाते हैं। ये कुछ अपवाद है, देखो ब्रैकेट्स जो होते हैं, ब्रैकेट्स बने होते हैं और उसके साथ में बीज जो होते हैं, बीज और ब्रैकेट जो परिपथ बाहर का परिपथ होता है उसे, जैसे उसे जो होता है, जैसे कि अपन बात करें ब्रैकेट्स प्लस बीज, दोनों को किसको खाते हैं, ये जो खाने योग्य भाग होता है, कटहल देखा होगा, कटहल बहुत बड़ा होता है, उसमें ब्रैकेट्स बने होते हैं, कटहल और अनानास, कटहल और किसमें खाते हैं, और अनानास में। कटहल और अनानास में खाते हैं, किसमें खाते हैं, कटहल और अनानास में। उसके बाद में पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देने वाला हूं, जो अब की बार बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिकार्प तो खाते ही खाते हैं, लेकिन उसका प्लेसेंटा भी खा जाते हैं, उसका अंदर वाला भाग भी खा जाते हैं, और प्लेसेंटा भी खा जाते हैं। वो जो भाग होता है पेरिकार्प और प्लेसेंटा, अपन बात करें पेरिकार्प और प्लेसेंटा के बारे में अपन बात करें तो वो जो होता है वो किसमें खाते हैं, पेरिकार्प और प्लेसेंटा, सीजियम गवावा जावा, यानी कि अमरूद के अंदर, किसमें खाते हैं, अमरूद में खाते हैं। ध्यान रखना, अमरूद में, गवावा में, पेरिकार्प, एक्सोकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प तीनों को खा लेते हैं, लेकिन उसके प्लेसेंटा को भी खा जाते हैं, इसलिए उसको ये एग्जाम्पल है खाने योग्य, वो अमरूद है। केवल प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बारे में पूछे, केवल प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, तो उसका उदाहरण ध्यान रखना, केवल प्लेसेंटा के बारे में आपको पूछे तो वो होगा बेल और अंगूर। ध्यान रखना, बील, बील पत्र आपने देखा होगा, बिलो पत्र, बील पत्र, और आपको पता होगा ग्रेप्स, अंगूर। केवल केवल प्लेसेंटा खाते हैं, उसमें क्या खाते हैं, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के साथ पेरिकार्प किसमें खाते हैं, अमरूद में खाते हैं, किसमें खाते हैं, अमरूद में। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको पोमोलॉजी पढ़ाने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं, कुछ डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, कि उत्पादन, फलों उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन से, यानी कि पोमोलॉजी, फल के उत्पादन में कौन कौन से राज्य किस किस फल में अग्रणी स्थान पर अपना फर्स्ट स्थान देते हैं, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, कि एक प्रोडक्शन डाटा के हिसाब से अपन बात करने वाले हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारी चीजें आपको अच्छे से, कॉन्सेप्ट मैंने पहले आपको डायग्राम बता दिया है, और फिर इसके उदाहरण के द्वारा ये सारी 9-10 चीजें आपको पूछे, कोटाइलिडीन पेडिग्स, यानी कि पेडीसल जो होते हैं, वो काजू बादाम जो होते हैं, पीनट जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर क्या खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर खाने योग्य भाग होता है कोटाइलोडीन। ध्यान रखना, कोटाइलोडीन पूरा होता है, और पेडिसल वाला भाग जो होता है वो ड्राई फ्रूट में, काजू बादाम, पीनट में, पीनट जो होती है उसमें, हाँ, कोटाइलोडीन खाते हैं। ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना। और अपन बात करें सहतूत में तो प्रियानी, यानी कि अपन बात करें प्रियनी, प्रियंथ का वाला भाग होता है बाहर वाला, उसमें। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब अपन बात करने वाले हैं, ये आपको पता हो गई, अब अपन बात करने वाले हैं फलों उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य। फल उत्पादन में अगला पॉइंट अपना, फल उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य। अग्रणी राज्य,
अब देखो, फल उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन से हैं आपको बताना है, और उसमें सबसे पहले फल का नाम अपन बात करने वाले हैं। और जो फल का नाम है वो फल का नाम अपन देखें। सबसे पहले फल का नाम इधर लिख लेते हैं, फल का नाम। उसके बाद में अपन बात करें राज्य उत्पादन में प्रथम, संसार में भारत का प्रथम स्थान। इस तरीके से अपन लिख लेते हैं, पॉइंट आउट बना लेते हैं। उसके बाद में अपन लिख लेते हैं राज्य उत्पादन में प्रथम। कौन सा राज्य है जो उत्पादन में यानी कि प्रोडक्शन में फर्स्ट। और इधर अपन कॉलम बना लेते हैं, उस कॉलम में इस तरीके से लिख देते हैं। इस कॉलम में अपन लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि संसार में भारत का स्थान, संसार में भारत का स्थान। और संसार में भारत के स्थान के बारे में अपन बात करने वाले हैं, और वो है आपको इस तरीके से देखें तो इस तरीके से अपन देखते हैं। फल का नाम अपन देखते हैं, फल है आम, मैंगो ले लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, आम। उसके बाद में अपन ले लेते हैं आम के बाद में दूसरे नंबर का इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं। समझ में आ जाना चाहिए, बस आपको उसका ध्यान में रखना नहीं चाहिए। फर्स्ट आम ले लिया, सेकंड आपको अपन ले लेते हैं, दूसरा नंबर का अपन ले लेते हैं, वो ले लेते हैं अपन केला, नींबू और पपीता। केला, तीसरे नंबर का नींबू ले लेते हैं, चौथे नंबर का पपीता ले लेते हैं, पांचवें नंबर में अपन, ये 5 फ्रूट हैं जिनका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। 5वें नंबर पर अपन ले लेते हैं पपीता तो अपन ने ले ली। 5वें नंबर पर अपन जैसे सेव, अमरूद। छठे नंबर पर अमरूद। ये मुख्य रूप से अपन लेने वाले हैं। अंगूर और अनार भी हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना अंगूर और अनार का बाद में बता देंगे। आम में सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य में जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में। और भारत में, संसार में भारत का स्थान, पहला स्थान भारत का आता है प्रोडक्शन में, ध्यान रखना भारत का ही आता है। और उसके बाद में चीन। संसार में भारत का स्थान पहला है, और दूसरा स्थान कौन से देश का है, चीन का, आम उत्पादन में। और भारत में किस राज्य का सबसे ज्यादा उत्पादन है, वो है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। ये चीज आप नोट आउट कर लेना दिमाग के अंदर। मैंगो का भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है यूपी में, और संसार में पहला स्थान है। और वो जो प्रोडक्शन में संसार में पहला स्थान है वो किसका है, भारत का है। दूसरा किसका है, चाइना का। ठीक है सर, क्लियर हुई बात, चलो ओके कर देते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से आम का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, उसके बाद में केला। और प्रोडक्शन से हिसाब से अपन देखिए उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में किसका होता है, केले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जबकि क्षेत्रफल किसका है, आम का। ये दोनों बात में एक बार वापस क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं, कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे कि क्षेत्रफल तो सबसे ज्यादा आम का है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा किसका होता है, केले का। हां, यह ध्यान रखना है आपको। दूसरा अपन बात करने वाले हैं केले के बारे में, बनाना म्यूशा पैराडिसा के बारे में। मेंजीफेरा इंडिका के बारे में बात कर ली। अब केला का बोटनिकल नाम है म्यूशा पैराडिसी का, और म्यूशा पैराडिसी का तमिलनाडु में अपन बात करें, तमिलनाडु जो होता है, उस तमिलनाडु के अंदर अपन बात करें तो तमिलनाडु में पहला प्रोडक्शन में पहला स्थान है, जबकि अपन बात करें भारत का संसार में पहला स्थान है। ध्यान रखना किसका, किसमें, केले में। केले में प्रोडक्शन में संसार में भारत का पहला स्थान है। और भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा केला होता है, तमिलनाडु के अंदर होता है। किसमें होता है, तमिलनाडु में। दूसरी बात भी सर क्लियर हो गई। तीसरी बात अपन बात करने वाले हैं नींबू वर्गीय। नींबू वर्गीय सबसे ज्यादा भारत में प्रोडक्शन नींबू वर्गीयों का, मौसमी, माल्टा, संतरा जो होता है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में आपको पता है, राजस्थान का भी बताऊंगा मैं, पहले आपको भारत का बता रहा हूं। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश के अंदर अपन बात करें तो इसमें नींबू वर्गीय माल्टा, मौसमी, संतरा, नींबू। और राजस्थान में झालावाड़, राजस्थान में नागपुर और झालावाड़ है। लेकिन राजस्थान में देखें तो झालावाड़ है, और वहां पे देखें तो आंध्र प्रदेश और नागपुर है भारत। और पहला स्थान इसका ब्राजील, और उसके बाद में दूसरे स्थान पर नंबर आता है भारत का,
संसार में पहला स्थान ब्राजील का है, उसके दूसरे स्थान पर कौन आता है? भारत। कौन सी स्थान पर आता है? भारत दूसरे पर भी नहीं आता है, भारत आता है तीसरे स्थान पर। अब इस समय देखें तो पपीता के बारे में अपन बात करें तो पपीता का जो अपन बात करें तो पपीता में सबसे ज्यादा अपन बात करें तो वही आंध्र प्रदेश। लेकिन संसार में भारत का कौन सा स्थान आता है? भारत का संसार में, भारत का ध्यान रखना, भारत का संसार में चौथा स्थान आता है, ध्यान रखना, ये आप नोट डाउन कर लेना। और देशों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि पपीता का भारत में कौन सा स्थान आता है? संसार में चौथा स्थान आता है पपीता के प्रोडक्शन। तो भारत का कौन सा स्थान आता है? चौथा स्थान आता है संसार में। भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। किसके प्रोडक्शन में? पपीता के प्रोडक्शन। और भारत में कौन से राज्य में पपीता प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है? आंध्र प्रदेश में। इसी ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में सेव के बारे में बात करें तो सेव के बारे में अपन देखें तो सेव के बारे में एक रफली बता रहा हूं, लिख लेना। सेव का सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर, ये तो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर में सेव सबसे ज्यादा होती है, ये आपको पता है। और भारत में अपन देखें तो सबसे ज्यादा चीन, और भारत का 5वां स्थान सबसे ज्यादा चीन में होता है। और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 5वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। इसी प्रकार से अमरूद के बारे में बात करें तो अमरूद आपको पता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, यूपी पहले नंबर पर है, और उसके बाद में महाराष्ट्र। यूपी और किस में होता है? महाराष्ट्र में होता है। और इसमें फर्स्ट स्थान है इटली का। और भारत का कौन सा स्थान है सर? भारत का दूसरा स्थान है, ध्यान रखना। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अनार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होते हैं, अंगूर सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? महाराष्ट्र में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ डाटा थे सर। अनार का पूछ ले, अनार का महाराष्ट्र में। सर अंगूर का पूछ ले, अंगूर का कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स जो आपके सिलेबस में है उनके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो ताकि आपको या लिख भी सकते हो नोटबुक में, साथ साथ आप कुछ भी कर सकते हो। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ये अपना फल के उत्पादन में प्रोडक्शन के बारे में बात हो गई। अब अपन राजस्थान के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान के बारे में भी, क्योंकि भारत के बारे में मैंने बात कर ली। अब फल उत्पादन में राजस्थान के अग्रणीय जिले, राजस्थान में अग्रणीय जो जिले हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अगर राजस्थान में अपन बात करें तो राजस्थान के सापेक्ष अपन बात करें तो राजस्थान में ये एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का तो पूछे कि ना पूछे, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर राजस्थान लेवल का एग्जाम है, स्टेट लेवल का एग्जाम है, तो यहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में फल उत्पादन के अग्रणीय जिले, फल उत्पादन के अग्रणीय जिले यानी कि अग्रणीय का मतलब जिले। तो इसको इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो फ्रूट नाम लिख लेता हूं, आम, पपीता और अफीम। अफीम भी लिख लेते हैं साथ में, आम, पपीता और एक अफीम और लिख लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन प्लांट है तो इसका भी लिख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का सेम है। पपीता जो राज्य सेम है उनका साथ लिख लेते हैं, आम, पपीता, सॉरी ये अफीम आएगा। यहां पे क्या आएगा? अफीम। मेडिसिन प्लांट है, ये ध्यान रखना। इनका जो उत्पादन होता है सर कौन से राजस्थान के कौन से जिले में सबसे ज्यादा होता है? अफीम इसलिए लिया क्योंकि मेडिसिन प्लांट है, लेकिन एक ही जिला इन तीनों का सेम। तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा, याद रहेगा, चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ जो है अग्रणीय जिले हैं, एक तो आम के उत्पादन में, पपीता के उत्पादन में। लेकिन अभी देखो, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ बता दिया, लेकिन अभी जो हो गया है उदयपुर हो गया। ध्यान रखना, उदयपुर। अभी लेटेस्ट में डाटा चेंज हो गए, पहले चित्तौड़गढ़ था, लेकिन आम का डाटा चेंज हो गया। आम जो है सबसे ज्यादा उदयपुर में है, लेटेस्ट में अभी उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर में। पहले चित्तौड़गढ़ में था आम का, अब उदयपुर हो गया, ध्यान रखना। उसके बाद में कुछ गुलाब और गेंदा, ये फ्लोर है, गुलाब और गेंदा ये फ्लोर है। तो गुलाब और गेंदा का यदि आपको पूछे तो वो कहां पर है? अजमेर में। ध्यान रखना, कहां पर है? अजमेर। वो कहां पर है? अजमेर में है। ध्यान रखना, वो कहां पर है? अजमेर में। उसके बाद में अनार का पूछे आपको, और अनार के लिए पूछे कि अनार में कौन सा सबसे ज्यादा जिला सबसे ज्यादा अग्रणी है, वो है जालौर।
उसके बाद में आपको पूछे, उसके बाद में आपको पूछे संतरा के बारे में या नाशपाती के बारे में या नींबू वर्गीय जो होते हैं, या अपन बात करें संतरा, संतरा केवल ध्यान रखना, संतरा, संतरा के बारे में पूछ रहा हूं। और संतरा के लिए यदि आपको पूछे तो संतरा के लिए झालावाड़ याद रख लेना बार बार, संतरा ओनली, नींबू वर्गीयों में केवल संतरा पूछे तो झालावाड़, ठीक है। और अदर जो नींबू वर्गीय जैसे माल्टा, किन्नौर, अंगूर, मौसमी, मौसमी, माल्टा, किन्नू, किन्नू होता है, किन्नू जो होता है, अंगूर, इनका जो सबसे अग्रणी जिला है राजस्थान में वो है झालावाड़ हो गया इसका। इनका जो होता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, श्री गंगानगर। नींबू के लिए आपको पूछे, नींबू के लिए, तो नींबू के लिए आपको पता होना चाहिए, नींबू के लिए कौन सा है, भरतपुर, नींबू के लिए कौन सा है, भरतपुर। और अमरूद के लिए यदि आपको पूछे, अमरूद इधर लिख देता हूं, अमरूद के लिए कौन सा है, गवावा के लिए, अमरूद के लिए आपको पता होना चाहिए सवाई माधोपुर। ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स और फ्लोर्स के बारे में आपको बात की जो आपके सिलेबस में है। आम, पपीता सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़, लेकिन पपीता का चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन आम का अभी लेटेस्ट में कौन सा हो गया, उदयपुर हो गया जिला। कौन सा जिला हो गया, उदयपुर जिला। गुलाब और गेंदा, रोज और मेरीगोल्ड अजमेर जिला, राजस्थान का अजमेर जिला। अनार राजस्थान का जालोर जिला फर्स्ट है उत्पादन में। संतरा और नाशपाती राजस्थान का झालावाड़ जिला फर्स्ट है। बेर और आंवला ध्यान रखना, बेर और आंवला के बारे में भी पूछ ले आपको, ध्यान रखना, इधर देखो यहां पे लिख देता हूं। बेर और आंवला ये ड्राई फ्रूट्स है, यानी कि शुष्क इलाकों में होते हैं, जहां पर एरिड रीजन जो होता है, एरिड जो रीजन होता है, जैसे बेर और आंवला जयपुर जिला फर्स्ट है भाई आपको, राजस्थान का जयपुर। बेर के, चोमू के बेर आपको पता है, चोमू जो है राजस्थान में एक जगह है चोमू, और चोमू के बेर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो चोमू में ही, राजस्थान के चोमू में ही सबसे ज्यादा बेर का प्रोडक्शन होता है, आंवले का भी वहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, बेर और आंवला, बेर यानी कि बेर और आंवला, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा जयपुर। तो कौन कौन से एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूं, आम, पपीता, अफीन चित्तौड़गढ़ जिले में, गुलाब और गेंदा अजमेर में, अनार जालोर में, संतरा झालावाड़ में। संतरा के अलावा जो भी नींबू वर्गीय हैं, मौसमी, माल्टा, किन्नू, अंगूर, वो श्रीगंगानगर में, और नींबू भरतपुर में। ये नींबू का भी पूछा जाता है, नींबू भरतपुर में। उसके बाद में अमरूद का पूछ ले आपको, अमरूद का कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर। और आपको बेर और आंवला के बारे में पूछ ले तो वो इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर है, जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये मैंने फलों उत्पादन में राजस्थान के अग्रणीय जो जिले हैं उनके बारे में, आपको सारे जिलों के बारे में आपको मैंने बता दिया है, और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको ये बेसिक चीजें बताने की आवश्यकता होती है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के आगे। भारत के और राजस्थान के डाटा हो चुके। केला आपको पूछे तो बांसवाड़ा कर देना, चीकू पूछे तो आपको सिरोही कर देना। अब अपन बात करने वाले हैं, आपको अपन बात करने वाले हैं कि कुछ फ्लोर्स के बारे में, कुछ टर्म, क्योंकि जब फ्लोर पढ़ेंगे तो कुछ टर्मोलॉजी अपन को पता होनी चाहिए कि शॉर्ट डे प्लांट कौन से होते हैं, एक बीजपत्री प्लांट कौन से होते हैं। फुल फ्लोर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, पादप के अंदर अपन बात करेंगे, कुछ टर्मोलॉजी, बेसिक टर्मोलॉजी के अंतर्गत अपन देखेंगे। तो उसमें भी कुछ बेसिक चीजें आपके आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। ये सारी चीजें प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, लेकिन कुछ बेसिक टर्मोलॉजी आपके काम में आने वाली है उन चीजों के बारे में, जैसे डायोसिस कंडीशन कौन सी होती है, मोनोसिस कंडीशन कौन सी होती है, एक लिंगी द्विलिंगी कंडीशन कौन सी होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब अपन के कुछ विशेष, कुछ टर्मोलॉजी है, विशेष शब्दावली है, उसके बारे में बात करने वाले हैं जो अपने फ्लूइड्स के अंदर काम में आने वाली है। विशेष शब्दावली, विशेष शब्दावली। और विशेष शब्दावली में अपन देखने वाले हैं सबसे पहले, सर एक लिंगी क्या होता है। देखो दोनों तरफ देखेंगे, इधर देखेंगे, सबसे पहले अपन एक लिंगी देखेंगे। सर एक लिंगी को तो मोनोसिस बोलेंगे ना, नहीं बेटा, एक लिंगी को बोलेंगे, उल्टा हो जाएगा, एक लिंगों को बोलेंगे डायोसियस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डायोसियस। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहां पर।
एक लिंगी जो होता है उसे डायोसियस बोलते हैं इंग्लिश में। टर्म इंग्लिश में, हिंदी में तो एक लिंगी बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसकी टर्मोलॉजी चेंज हो जाएगी, डायोसियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायोसियस। इसका मतलब होता है, डायोसियस का मतलब होता है अलग अलग, ध्यान रखना, अलग अलग, ध्यान रखना, अलग अलग पादप में नर मादा उपस्थित, अलग अलग पादप में नर और मादा उपस्थित, अलग अलग पादप में नर और मादा उपस्थित। कैसे सर? ये पर्टिकुलर प्लांट है और इस प्लांट का ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर में मेल संरचना है अलग अलग पादप में, और इस प्लांट के इस फ्लोर में फीमेल है। मेल तो इस प्लांट के इस फ्लोर में प्रेजेंट है और फीमेल उस प्लांट के उस फ्लोर में प्रेजेंट है। अलग अलग पादपों में नर और मादा का पाया जाना क्या कहलाता है? डायोसियस। कंसेप्ट के लिए ध्यान रखो, अलग अलग पादप होंगे, उनमें एक में मेल पाया जा रहा है और एक में फीमेल पाया जा रहा है, यानी कि अलग अलग पादप में नर और मादा का पाया जाना डायोसियस कहलाता है या एक लिंगी। अब एक लिंगी कैसे हुआ? अरे भाई, इस प्लांट के एक फ्लोर में मेल ही पाया जा रहा है तो एक लिंगी हो गया, लेकिन इंग्लिश में इसको डायोसियस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डायोसियस बोलते हैं। अलग अलग पादप में नर अलग संरचना होगी, मादा अलग संरचना होगी, ऐसी कंडीशन को डायोसियस बोलते हैं। यह कंसेप्ट अपने दिमाग में रट लेना, लिख लेना। एक लिंगी डायोसियस और मोनोसियस द्विलिंगी। दूसरी कंडीशन होती है, ये एक कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन में इधर समझाने की कोशिश करता हूं आपको, और वो जो दूसरी कंडीशन है वो देखो, वो होती है द्विलिंगी। और द्विलिंगी का मतलब होता है मोनोसियस। द्विलिंगी का क्या मतलब होता है? मोनोसियस। और मोनोसियस का क्या मतलब होता है? मोनोसियस का मतलब होता है एक ही पादप में नर और मादा उपस्थित, एक ही पादप में। जैसे एक ही पादप है, इसका एक फ्लोर ये रहा, और इसी फ्लोर में मेल भी प्रेजेंट है और इसी फ्लोर में फीमेल भी प्रेजेंट है, यानी कि द्विलिंगी हो गया। द्विलिंगी का एक लिंगी ये क्यों है? एक में मेल है और एक में फीमेल है, और ये द्विलिंगी, इसको द्विलिंगी बोलते हैं क्योंकि एक ही फ्लोर में मेल भी है और फीमेल भी है, तो द्विलिंगी हो गया। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मोनोसियस। इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं? मोनोसियस। तो ये आपको पता होना चाहिए। सर इसके कुछ एग्जांपल भी बता दो फ्रूट्स के। यदि डायोसियस के अंतर्गत अपन बात करें तो डायोसियस के अंदर अब यदि आपको उदाहरण पूछे तो याद रखना है आपको, डायोसियस के अंदर पपीता, खजूर। फल के बारे में लिख रहा हूं, वेजिटेबल के बारे में नहीं बता रहा। फल, पपीता और खजूर, डेट पाम, फोनिक्स डेक्टिलियोफेरिया, फोनिक्स डेक्टिलियोफेरिया और केरी का पपाया। बोटनिकल नाम याद रखना, खजूर और पपीता, केरी का पपाया और फोनिक्स डेक्टिलियोफेरिया। उसके बाद में सर द्विलिंगी, तो जितने भी कुकुरबिटेसी आते हैं वेजिटेबल में, मस्क मेलन, वाटरमेलन, लौकी, कद्दू, जैसे इसमें आ गया तरबूज, वाटरमेलन जिसको बोलते हैं, एक हो गया मस्क मेलन, सीट्रस लेनेंटस, कुकुरमिस मेलो, मस्क मेलन, पंपकिन, कद्दू वर्गीय जो होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये द्विलिंगी होते हैं, अर्थात उनको क्या बोला जाता है? मोनोसियस बोला जाता है। तो सर ये चीज आप बता दी, तो फ्लोर भी तो होते हैं ना, यूनिसेक्सुअल फ्लोर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हैं, ये भी तो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना सर। कभी कभी हमारे टीचर बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लोर पाए जा रहे हैं इसमें, कभी कभी हमारे टीचर बोलते हैं सर बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हैं, तो ये कंडीशन उत्पन्न होती है। तो प्यारे दोस्तों, उसके कंसेप्ट को भी क्लियर करना जरूरी है। आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा सर, मोनोडायोसिस कैसे कहते हैं? जिसमें मेल अलग पार्ट हो, अलग अलग पादपों में मेल अलग हो, फीमेल अलग हो, उसे डायोसिस कंडीशन कहते हैं। और डायोसिस को हिंदी में बोलते हैं एक लिंगी, और जिसके एक ही प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट हो उसे मोनोसियस कहते हैं, अर्थात द्विलिंगी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं, अर्थात द्विलिंगी को क्या कहते हैं? मोनोसियस। और मोनोसियस का मतलब एक ही प्लांट पर, एक ही पादप पर नर और मादा का उपस्थित होना, और मोनोसियस को क्या कहते हैं? द्विलिंगी। और ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, एग्जांपल बता दिया सर, समझ में आ गया सर। एक फ्लोर से जो पुष्प से रिलेटेड अंदर होती है सर, एक लिंग, यूनिसेक्सुअल कहते हैं, एक ही फूल में एक लिंग।
अब यूनिसेक्सुअल यदि आपको पूछे सर यूनिसेक्सुअल क्या होता है, सर यूनिसेक्सुअल बता दो, फ्लोर्स के अंदर जो फ्लोर्स होते हैं उसमें यूनिसेक्सुअल कंडीशन क्या होती है। तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन एक फूल में एक लिंग होगा, ध्यान रखना, एक ये फ्लोर है, किसी का भी फ्लोर पार्ट है और इस फ्लोर पार्ट के अंदर केवल एक ही लिंग, या तो मेल हो या फीमेल हो, एक ही लिंग पाया जा रहा है और ऐसी कंडीशन को यूनिसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं फ्लोर का। एक फूल है और उस फूल के अंदर या तो मेल हो या फीमेल हो, ऐसी कंडीशन के अंदर कोई फ्लोर है एक फूल के अंदर, तो उसे यूनिसेक्सुअल एक लिंगी फ्लोर बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। सर बाइसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है सर, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लोर कौन से होते हैं सर, बाइसेक्सुअल फ्लोर कौन से होते हैं, ये भी टर्मिनोलॉजी कभी कभी यूज करते हैं सर, यूनिसेक्सुअल फ्लोर होने की वजह से ये कंडीशन उत्पन्न होती है, बाइसेक्सुअल कंडीशन होने से ये कंडीशन उत्पन्न। यूनिसेक्सुअल कंडीशन एक फूल में एक ही लिंग, या तो मेल हो या फीमेल हो। और उसके बाद में बाइसेक्सुअल कंडीशन आपको पूछे एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में, इसमें तो एक ही है, एक ही पुष्प में मेल भी प्रेजेंट हो और फीमेल भी प्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं। तो निश्चित रूप से आपको पता है कि बाइसेक्सुअल के बारे में आपको पूछे तो बाइसेक्सुअल में एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में दोनों लिंग यानी कि मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। और यूनिसेक्सुअल, यूनिक का मतलब एक, यूनिक का मतलब एक पुष्प में एक ही लिंग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये फ्लोर से रिलेटेड और मोनोसियस डायलोसियस से रिलेटेड जो कंसेप्ट चलते हैं उनमें आप कंफ्यूज नहीं होना, जब भी मैं टॉपिक के ऊपर जाऊं तो उनमें आपको कंसेप्ट नहीं होना है। उसके बाद में सर मोनोकोट और डाइकोट क्या होता है, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री, यानी कहते हो सर एक बीजपत्री कौन सा फल है, द्विबीजपत्री फल कौन सा है। तो एक टर्मिनोलॉजी याद रख लेना, आगे मैं आपको बताने हूं, आपको पूछ ले कि निम्न में से एक बीजपत्री फल का उदाहरण है, तो एक ध्यान रखना, देखो इस तरीके से फल होता है और उस फल को तोड़ने पर यदि दोनों भागों में टूट जाए, तो जैसे कि मूंगफली है द्विबीजपत्री है, जोर लगाएंगे दो भागों में टूट जाएगी, द्विबीजपत्री होगा। यानी कि कोटाइलोडोन जो होता है वो दो भागों में टूट जाए, द्विबीजपत्री कहता है। जो नहीं टूटता, जैसे गेहूं है, गेहूं कभी दो भागों में नहीं होगा, वो मोनोकोट हो गया, यानी कि एक बीजपत्री हो गया। एक बीजपत्री होता है जिनको तोड़ने पर दो भागों में नहीं टूटते हैं, वो एक बीजपत्री होते हैं, जिनको तो थोड़ा सा जोर लगाने पर वो दो भागों में टूट जाए, उन्हें द्विबीजपत्री, जैसे मूंगफली और गेहूं। इसी तरीके से जैसे कि अपन बात करें तो सर एक बीजपत्री फल कौन से होते हैं, एक बीजपत्री फल कौन से होते हैं, ये आपको बताना है सर। एक बीजपत्री के उदाहरण बता दो, द्विबीजपत्री। समझ में तो आ गया कि एक बीजपत्री कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री कैसे होते हैं। अब देखो बहुत अलग अलग एक बीजपत्री द्विबीजपत्री को पहचान के अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन आप एक ही है, दो भागों में टूट जाए वो द्विबीजपत्री, एक भाग में जो टूटे ही नहीं वो एक बीजपत्री। तो मोनोकोट के अंदर कौन कौन से आते हैं, मोनोकोट के अंदर कौन कौन से आते हैं, मोनोकोट को बोला जाता है एक बीजपत्री। मोनोकोट को क्या बोला जाता है, एक बीजपत्री बोला जाता है। केला आता है और उसमें खजूर आता है, ध्यान रखना इसमें क्या आता है। इसमें अपन देखें, इसमें एक तो केला आता है, याद रख लेना, और एक खजूर आता है। केला आता है और एक क्या आता है, खजूर आता है, और एक अनानास आता है। और एक क्या आता है, अनानास आता है, और एक नारियल आता है। क्या आता है, नारियल। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में डाइकोट, डाइकोट कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री। और द्विबीजपत्री के अंदर के अनाम, अनार इत्यादि अधिकतर फल द्विबीजपत्री होते हैं। इनके अलावा जो अधिकतर फल होते हैं, अधिकतर जो फल होते हैं, अधिकतर फल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अधिकतर फल होते हैं, अधिकतर फल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। और जैसे कि मैं बात करूं अनार आ गया, इनके अलावा केला, खजूर और नारियल के अलावा जितने भी फल हैं वो अधिकतर कैसे हैं, द्विबीजपत्री। जैसे अनार आ गया और कैसा हो गया, आम आ गया।
तो ये आपको कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से कि मोनोकोट, तो मोनोकोट के 3 एग्जाम्पल याद रख लेना, केला, खजूर, अनानास, ये मोनोकोट में आते हैं। सुपारी जो आती है, जो खाते हैं वो सुपारी जो बनती है, और उसके बाद में द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री जो होता है, इनके अलावा जो होते हैं आम, अनार, इन तीनों चारों के अलावा जो होते हैं वो सारे द्विबीज, अधिकतर फल द्विबीजपत्री में आते हैं, इनके अलावा। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको पता हो। दूसरा पूछा जाता है दीप्तकालिता, प्रकाश की लाइट की उपस्थिति में, यानी कि दूसरा पूछा जाता है दीप्तकालिता, यानी कि दीप्तकालिता मतलब शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। दीप्तकालिता मतलब है कि जो प्रकाश की रोशनी होती है, एक दीप्तकालिता मैं आपको समझा देता हूं, ये बोटनी का, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको, केवल उसके एग्जांपल। दीप्तकालिता वो होती है कि प्रकाश की लेंथ की उपस्थिति में उनको शॉर्ट प्रकाश की आवश्यकता है, कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता है, ज्यादा प्रकाश अवधि की आवश्यकता है या आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए इनको 3 भागों में बांट दिया गया है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। तो ऐसे ही फ्रूट्स के अंदर की शॉर्ट डे प्लांट कौन सा होता है, लॉन्ग डे प्लांट कौन सा होता है और डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा होता है। तो उसमें देखो, यदि आपको लघु दिवस पौधे पूछे, यदि आपको लघु दिवस पौधे पूछे, तो लघु दिवस जो पौधे होते हैं यानी कि शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं, वो स्ट्रॉबेरी आती है, इसमें कौन सी आती है, स्ट्रॉबेरी। एक तो स्ट्रॉबेरी आती है, उसके बाद में इसमें स्ट्रॉबेरी के बाद में आता है, इसमें खजूर आता है, अनानास, ये सारे लघु दिवस पौधे हो गए दोनों। उसके बाद में लंबे दिवस वाले पौधे शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। इसको एसजीबी प्लांट भी बोला जाता है। दूसरे एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि लघु दिवस पौधे छोटे हो गए, और एक लंबे दिवस वाले पौधे, लॉन्ग का मतलब लंबे। और उनका एग्जाम्पल यदि आपको पूछ ले तो याद रखना है, आपको पूछ ले तो उसका केला और सेम, केला और सेम। उसके बाद में आपको पूछ ले डे न्यूट्रल प्लांट, जिसको प्रकाश की आवश्यकता की जरूरत नहीं हो, जिनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं हो, आराम से लेबोरेटरी में भी तैयार हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं डे न्यूट्रल वृक्ष। यानी कि डे न्यूट्रल के अंतर्गत कौन से आते हैं, डे न्यूट्रल के अनुसार अपन बात करें तो स्ट्रॉबेरी, अनानास आ गया, इसमें केला और सेव आ गया, केला और क्या आ गया, सेव आ गया। और इसमें क्या हो गया, लॉन्ग डे प्लांट में और शॉर्ट डे में ये आ गया। और डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब होता है जिनको प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती। लॉन्ग डे में प्रकाश की लगभग 8 से 12 घंटे की आवश्यकता होती है, शॉर्ट डे में 6 से 8 घंटे की आवश्यकता होती है लगभग। और डे न्यूट्रल प्लांट में कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं हो। ऐसे फ्रूट्स कौन से होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट कहलाते हैं। और डे न्यूट्रल प्लांट कौन से होते हैं, उसमें अपन बात करें तो एक तो अमरूद आ गया और एक पपीता आ गया, एक तो अमरूद आ गया और एक पपीता आ गया, अमरूद और पपीता। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो सारी चीजें आपको जो टर्मिनोलॉजी जो पता हो जाएगी, उसके बाद में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं समझ गलत नहीं होगा। एक चीज और टर्मिनोलॉजी पूछे जैसे कि पुष्प का बनना, कलिका से पुष्प का बनना, तो कलिका से पुष्प बनता आम में अक्टूबर से दिसंबर में और आंवला में फरवरी से मार्च में। यानी कि पुष्प फ्लोरिंग कब होती है, आंवला में फरवरी मार्च। एक विशेष चीज मैं आपको बता रहा हूं, विशेष बात आपको मैं यहां पे लिख देता हूं। कभी कभी कोई विशेष बात यदि आपको मैं बताऊं तो इस डब्बे में एक विशेष बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और विशेष बात यह है कि आम में फ्लोरिंग जो होती है, पहले भी मैं जब आम पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, लेकिन आम में फ्लोरिंग जो होती है वो मुख्यतः अपन बात करें वो अक्टूबर दिसंबर के अंदर होती है, अक्टूबर से दिसंबर में। और आंवला में यदि फ्लोरिंग पूछे आपको तो आंवला में फ्लोरिंग का जो टाइम है वो कौन सा है, वो फरवरी मार्च। कौन सा है, फरवरी। यानी कि कलिका से पुष्प का बनना, कलिका से पुष्प का बनना वो कौन सा है, फरवरी मार्च।
तो ये सारी चीजें आपको आपको मैंने अच्छे से बता दी हैं। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि इस तरीके से मैंने आपको सारी चीजों के बारे में क्या बता दिया है। उसके बाद में डाइकोट फ्रूट्स जो होते हैं वो पपीता, खजूर, अंगूर, एक किस्म जो होती है नारियल जो होता है वो डाइकोट फ्रूट्स कहलाते हैं। आपको पूछ ले कि सर एकांतर फलन की समस्या किस किस फलों में पाई जाती है? आम, खजूर में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है, आम, खजूर और सेब के अंदर। एक बार एक साल फल लगेगा, दूसरी साल नहीं लगेगा, फिर एक साल लगेगा, फिर दूसरी साल नहीं लगेगा। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो कहलाती है एकांतर फलन। वो कंडीशन क्या कहलाती है? एकांतर फलन कहलाती है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा जो टॉपिक आएगा कि सर जो बीज के द्वारा प्रवर्धन करते हैं, बीज के द्वारा फल उगते हैं, लेकिन कई बार अपन इसमें अपन प्रवर्धन भी तो करवाते हैं, प्रजनन भी करवाते हैं कि कई भाग निकाल लेते हैं, जैसे कि अपन बात करेंगे। अगला जो अपनी अगली क्लास में जो टॉपिक होगा, जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है प्लांट प्रोपोगेशन। प्रजनन का मतलब होता है प्लांट प्रोपोगेशन। और प्लांट प्रोपोगेशन से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं सुपरवाइजर में। 2 क्वेश्चन आपको लॉक कर लेना, 2 या 1 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है प्रजनन। प्रजनन का मतलब प्लांट प्रोपोगेशन। अब सिर्फ प्लांट प्रोपोगेशन, जैसे कि पपीता में जैसे प्लांट प्रोपोगेशन केवल और केवल बीज के द्वारा ही होगा, बीज के द्वारा ही सीड क्या होंगे, जर्मिनेशन होगा, और पपीता का कोई सा भी पार्ट यूज कर लो प्रोपोगेशन नहीं होगा। आम के अंदर आम के अंदर जैसे कि बीज के द्वारा भी होता है और कायिक भागों के द्वारा भी होता है, जैसे वीनियर ग्राफ्टिंग और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। यानी कि प्रवर्धन वो भाग जैसे सेक्सुअल प्रवर्धन और एसेक्सुअल प्रवर्धन, इसको इस तरीके से अपन बांटेंगे कल वाली क्लास में कि एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, और एक एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है। तो ऐसे इस तरीके से अपन क्या करेंगे, कल वाली क्लास में इनको डिवाइड करेंगे कि लैंगिक प्रवर्धन किसमें होता है और अलैंगिक प्रवर्धन किसमें होता है। फिर इनको चार्ट के माध्यम से कि लैंगिक प्रवर्धन जैसे पपीता में सीड के द्वारा एक लैंगिक प्रवर्धन है, इनके लाभ भी बताएंगे, इनके हानियां भी बताएंगे, और एक एक का एग्जाम्पल के थ्रू डायग्राम के माध्यम से आपको चार्ट के माध्यम से, क्योंकि इस वाली क्लास में ये नहीं हो सकता टॉपिक, तो कल वाली क्लास में आपको मैं एक छोटा सा बेसिकली बता रहा हूं आपको कि ऐसे ऐसे अपन कल वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। और आप एक बार पढ़ के उसके बाद में इसको क्लास के रूप में आप पढ़ोगे, एक बार खुद अपनी किताब से आप पढ़ लोगे और उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो साथ साथ क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं वही चीज की आपसे साथ बात कर रहा हूं कि कई टर्मिनोलॉजी, हर टर्मिनोलॉजी से आपको यूज करूंगा, केवल आप सीखते जाओ। जो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से नोट डाउन करते जाओ और सीखते जाओ, निश्चित रूप से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं टॉपिक ले लिया मैंने प्लांट प्रोपोगेशन। जो प्लांट प्रोपोगेशन में मैं आपको इस तरीके से कैसे प्रोपोगेशन करते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग क्या होती है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग क्या होती है, ब्रिज ग्राफ्टिंग क्या होती है, टॉप वर्किंग क्या होती है, ये सारी चीजें जो नई नई चीजें, लेटेस्ट चीजें, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग क्या होती है, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, कलिकाइन बडिंग क्या होती है, एग्नी एयर लेयरिंग क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप अपन बात करने वाले हैं। और वो भी जो सारी बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में अपना जो चैप्टर होगा प्लांट प्रोपोगेशन होगा। कौन सा होगा, प्लांट प्रोपोगेशन। धन्यवाद।